हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे बेटा, वेलकम इन योर साइंस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेटा जंतुओं में जनन। ठीक है, जंतु आप जानते हैं प्राणी होते हैं। जनन यानी कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करने के प्रक्रम को जनन कहते हैं, जिसके द्वारा ये जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो, आपने पाचन प्रक्रम के बारे में पढ़ा कि हमारा भोजन पाचित होता है। परिसंचरण के बारे में पढ़ा कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण होता है, कि रक्त एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। पूरे शरीर में रक्त बहता है, सभी पोषक तत्वों को वही हमारे अनेक भागों तक पहुंचाता है। श्वसन प्रक्रम के बारे में पढ़ा आपने, जिसमें हम सांस लेते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। क्या आपको इसके विषय में याद है कि ये प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है? क्या क्या आवश्यक है? पाचन भी, परिसंचरण भी, श्वसन भी। ओके, अब आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। हमने 7वीं क्लास में पादपों में जनन पढ़ा था बेटा। अब हमारा है जंतुओं में जनन। अब जनन जाति यानी कि स्पीशीज की निरंतरता यानी कि लगातार निरंतरता बनाने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुणों का स्थानांतरण करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हमारे जनन 2 प्रकार से थे, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। तो बेटा जंतुओं में भी जनन की विधियां जो हैं वो हमारी 2 ही आएंगी। क्या आपने विभिन्न जंतुओं में बच्चों को देखा है? अब देखो, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। फिर अंडे जब परिपक्व हो जाते तब उनमें से शिशु का जन्म होता है। ठीक है, क्या आप बता सकते कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? अब चूजे है, चूजा अंडे से निकलता है ना। कैटरपिलर है, कैटरपिलर भी अंडे से होता है। पहले हमारी जो रेशम कीट है वो अंडा देती है, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा फिर बनते हैं। और बिलोटे और पिल्ले का जन्म भी देखा होगा आपने। बिल्ली जो है, बिल्ली अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है, और जो कुत्ता होता है वो अपने जैसे पिल्लों को जन्म देता है ना। क्या आप सोचते हैं जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि अब दिखाई देते हैं? अब पता लगाते, पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की बेटा 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 लैंगिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन। अब ये ध्यान रखना कि लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर एक मादा। और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है। ठीक है, जैसे हम फोटोस्टेट कराते हैं तो एज इट इज फोटोस्टेट निकलती है ना पेज की, जैसा हम देंगे। तो ये अलैंगिक जनन बेटा उसी तरीके से है कि एक ही जनक है और उसी से ही इनकी उत्पत्ति होती है। इसमें किसी दूसरे पार्टनर की या दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर टेबल के अंदर बताया गया है बेटा कि मनुष्य जो है वो शिशु को जन्म देते हैं। बिल्ली जो है वो भी अपने जैसे बच्चों को जन्म देती है। कुत्ता जो है वो भी अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। तितली जो है वो अंडे देती है ना। मुर्गी जो है वो चूजा देती है, यानी कि अंडों से चूजा निकलता है। गाय है, गाय में भी शिशु का जन्म होता है, यानी कि अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। मेंढक है, मेंढक वो अंडा देता है, अंडे से लार्वा निकलता है। ठीक है, मेंढक जो है वो अंडे देते हैं और अंडों से उसका विकास होता है। अब लैंगिक जनन आता है पहला। कक्षा 7 में हमने पौधों के जनन के विषय में पढ़ा था कि आप उसको याद करिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनन भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? वैसे ही जंतुओं में भी नर और मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। जैसे पौधों में नर युग्मक और मादा युग्मक बनते थे ना, बताया था ना आपको, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो ऐसे ही जंतुओं में भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलियंत होकर जो यानी कि जुड़ करके युग्मनज का निर्माण बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, याद रखेंगे सभी बच्चे, इस प्रकार का जनन, वह जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, वह लैंगिक जनन कहलाता है। अब हम मनुष्य के जनन भागों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो, यह है हमारा नर जनन भाग के बारे में बताया। नर जनन भाग में याद रखना कि एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और 1 शिशन होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर देखो, ये शुक्राणु नलिका है, ठीक है, ये आपका शिशन है और ये वृषण। क्लियर हुआ बेटा? अब आगे कहता है, अब ये कहता है वृषण जो है वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। वृषण यानी कि ये
ये वृषण जो होते हैं ये नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शुक्राणु। याद रखेंगे, नर युग्मक का क्या नाम है? शुक्राणु। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु का चित्र दिखा रखा है, देखो ये है शुक्राणु। ठीक है, इसमें एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक होते हैं। ध्यान रखना बेटा कि चाहे शुक्राणु हो चाहे अंडाणु हो, वो एकल कोशिका है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा मादा जनन भाग बेटा। ठीक है, मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, ये रहा। जैसे उसमें एक जोड़ी वृषण थे हमारे अंदर, यानी कि मादा भाग में एक जोड़ी अंडाशय होता है। ठीक है, अंडवाहिनी होती है और गर्भाशय होता है, जहां पर बच्चे का विकास होता है। अब क्वेश्चन कहता है शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? पूंछ इसको आगे धकेलने में काम आती है शुक्राणु को। अब मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, यानी कि हमारे इसके अंदर कह रहा है कि अंडाशय, ध्यान से रखना कि अंडाशय जो है वो मादा युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे हम अंडाणु या डिंब कहते हैं। याद रखें बच्चों कि जो नर युग्मक था, ठीक है, वृषण, वो क्या उत्पन्न कर रहा था? शुक्राणु। नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी से होता है। जैसे ही हमारे इन अंडाशय में अंड परिपक्व हो जाता है तो वह अंडवाहिनी के थ्रू कहाँ आ जाता है बेटा? गर्भाशय में। इसके बाद आता है कि जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह ही अंडाणु भी एकल कोशिका। याद रखना एक क्वेश्चन, शुक्राणु और अंडाणु कैसी कोशिकाएं हैं? एकल कोशिका। देखो ये अंडाणु है, अभी हमने शुक्राणु बताया था। शुक्राणु, अंडाणु के अंदर एक केंद्रक होता है। अब देखो बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। ठीक है, अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसा कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है ना। थैंक यू बेटा, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। निषेचन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।